सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसिड बेस कैटालिसिस एंड एसिड बेस कैटालिसिस के बाद स्पेसिफिक एंड जनरल कैटालिसिस होता क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट हम देख लेते हैं एसिड बेस कैटालिसिस किसको कहते हैं। ऐसे रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस क्या करेंगे, कैटालिसिस का काम करेंगे। तो इस तरह के रिएक्शन को एसिड बेस कैटालिसिस कहा जाता है, या फिर एसिड कैटालिसिस या बेस कैटालिसिस। ठीक है, अब एक टाइम पे एक ही यूज होगा, ऐसा नहीं है कि एक ही रिएक्शन में एसिड भी यूज हो गया बेस भी यूज हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, है ना। एक किसी प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिक एसिड ही यूज होगा, या फिर एक किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए बेस यूज होगा। ठीक है, तो जनरली ये क्या होता है, केमिकल लेबोरेटरी में काफ़ी हद तक यूज किया जाता है, और इस प्रकार का रिएक्शन जो होता है वो एसिड बेस कैटालिसिस कहलाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, देखो कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन को इनिशिएट करना और खुद अनचेंज रहना। ठीक है, तो यहाँ पे एसिड या बेस जो भी यूज होगा वो खुद भी अनचेंज रहेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने कोई एक सबस्ट्रेट लिया, इसमें या तो एसिड लगाया या फिर बेस लगाया। ठीक है, जो इसकी जो जैसे टेंडेंसी होगी, जैसी इसकी प्रकृति होगी, उसके अनुसार एसिड अटैक करेगा या फिर बेस अटैक करेगा, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जैसे एसिड अटैक किया तो यहाँ पे क्या बनेगा, एच। बेस अटैक किया तो यहाँ पे मैं ओ एच लिया हूँ, यहाँ पे आप ए बेस की जगह बी भी ले सकते हो, यहाँ पे बी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में ये प्रोडक्ट दे दिया। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सा रिएक्शन है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये एसिड कैटालाइज रिएक्शन का एग्जाम्पल है, एस्टेरिफिकेशन या एल्डोल रिएक्शन, ऐसा कुछ कैसे, एंड एल्डोल रिएक्शन भी इसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे एस्टेरिफिकेशन कैसे होता है, देखो RCOOH, ये क्या है, एसिटिक क्या कार्बोक्सिलिक एसिड कह सकते हो इसको। इसके जगह अगर हम CH3 रखें तो एसिटिक एसिड बन जाएगा। प्रोटॉन यहाँ पे, ये एसिड यहाँ पे इसको कैटालाइज करने वाला है। ये एसिड क्या करने वाला है, इसको कैटालाइज करने वाला है। जब एसिड इसको मिलता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में ये क्या करता है, अटैक करता है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन में क्या आ जाएगा, इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन यदि ले लेगा, अब बंद बना लेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन ऑक्सीजन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि कमी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, हाइड्रोजन की ओर। एक दो यहाँ पे बंद बने होंगे, मतलब दो इलेक्ट्रॉन से बंद बने होंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल तो नहीं होगा, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड वाला दो इलेक्ट्रॉन को लेके फिर से लोन पेयर बना लेता है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कर देता है। अब कोई अल्कोहल यहाँ पे आता है, अल्कोहल कहाँ से अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो यहाँ से ये इस पर अटैक करेगा, क्या बना देगा, ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पे बॉन्ड बना देगा। लेकिन ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। आसान है ना, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम यहाँ पे H- रिमूव कर दें, ठीक है, तो हमको कुछ इस तरह से क्या होता है, कंपाउंड जो है मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि डाईहाइड्रोजन क्या बोलते, डाईहाइड्रोक्सिल कंपाउंड अनस्टेबल होता है, यहाँ से H2O जो है बाहर निकल जाता है और कीटोन बना लेता है। तो यही प्रक्रिया हम यहाँ पे करते हैं, एक H+ डालते हैं, एक H+ निकाल देंगे, तो ये दोनों बराबर हो गया। ओवरऑल यहाँ से क्या निकला, H2O। कैसे निकला, देखो जब यहाँ पे प्रोटॉन अटैक करवाएंगे फिर से, तो यहाँ पे फिर क्या बनेगा, OH2 बनेगा। OH2 मतलब H2O बन के बाहर निकल जाएगा, ये वाला बॉन्ड पूरी तरह से टूट जाएगा, ये वाला दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, ऑक्सीजन के पास चला गया। अब यहाँ से प्रोटॉन को निकाल देंगे, एक प्रोटॉन हमने डाला था, एक प्रोटॉन हमने निकाल दिया। ठीक है, तो ये बन गया RCOOR। तो ये ईजी रिएक्शन है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट आता है, चार्ज मेंटेनेंस आता है, तो फिर आप कर लोगे। ठीक है, ये सब समझने के लिए थोड़ा सा अपने आप को भी तपाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। ठीक है जी, अब इसके बाद हम देख लेते हैं बेस कैटालाइज रिएक्शन का एग्जांपल एक है ना। तो यहाँ पर मैं केवल एक लाइन पे लिखा हूँ कि कोई बेस है, यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल कंपाउंड है, उसमें अगर कोई बेस अटैक करता है, जैसे हमने देखा ना पहले, वहाँ पे एसिड अटैक कर रहा था, यहाँ पे बेस अटैक करता है, तो बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को ले लेगा अपनी ओर, यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन का छाप छोड़ देगा, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे। तो ऑक्सीजन क्या कर लेगा, सीधा सीधा मैं यहाँ पे बॉन्ड दिखा दे रहा हूँ, यहाँ इतना घुमा नहीं रहा, सीधा बॉन्ड बना लेगा। अब ये बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, यहाँ पे OH बाहर निकल जाता है। अब बेस तो ऑलरेडी निकल गया है, बेस में H+ लिया है, H+ इस OH को दे देगा, ये वाटर बन जाएगा, बेस पहले का जैसे का तैसे हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई बहुत सर बेस कहाँ गया, बेस यहाँ पे BH+ के फॉर्म में है,
तो ये H प्लस को दे देगा किसको, इसको, तो वाटर बनना जाएगा जी, और ये बेस फिर से फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो बायोलॉजिकल सिस्टम में अधिकांश रिएक्शन जो होता है वो एसिड बेस रिएक्शन होता है, एसिड बेस कैटालाइज रिएक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि एंजाइम का एक्टिवेशन प्रोसेस, एंजाइम का एक्टिवेशन प्रोटॉन के डोनेशन से भी होगा, प्रोटॉन एक्सेप्शन से भी होता है। तो यहाँ तक आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके आगे अगर लिखना चाहते हो और लंबा चौड़ा तो मैं यहाँ पे एक ग्राफ दिखा देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको अटपटा सा जरूर लगेगा, लेकिन यहाँ पे log K और pH के बीच में ग्राफ खींचा गया है रिएक्शन के लिए। तो जो एसिड और बेस कैटालाइज रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, लो pH पे एसिड कैटालाइज होगा और हाई pH पे बेस कैटालाइज होगा। रिएक्शन ऐसी ना होगा pH 7 से नीचे एसिड कैटालाइज और 7 ऊपर के बाद में 7 से ऊपर में क्या होगा, बेस कैटालाइज रिएक्शन होगा। ठीक है, और इनका जो होने का तरीका होता है कुछ इस तरह से होता है। 7 pH पे रिएक्शन स्मूथली चलता है। ठीक है, वाटर रिएक्शन क्या होगा, पहले तो बेस एसिड कैटालाइज टाइप का बिहेव करेगा, बाद में बेस कैटालाइज टाइप का बिहेव करेगा। पीएच जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे बीच में क्या होगा, वाटर रिएक्शन जो है होता है। और एंजाइम रिएक्शन क्या होता है, एंजाइम को, चूंकि एंजाइम रिएक्शन भी एसिड कैटालाइज रिएक्शन में एंजाइम का रिएक्शन रेट क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एसिड एंजाइम को कैटालाइज कर रहा है ना। बेस कैटालाइज में क्या हो जाएगा, उसी रिएक्शन को अगर हम देखें तो उसमें रिएक्शन क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। ठीक है, log K। ठीक है, log K पे है, चाहो तो इसको लिखो, चाहो तो मत लिखो, इसको इतना जरूरी नहीं है ना, बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हम, तो चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक जो हमारा है, स्पेसिफिक एंड जनरल कैटालिसिस। इसको हमको समझने के लिए मैंने बहुत सर्च किया, मैं सोचा कि सबसे अच्छा एक्सप्लेन ना इसको, इसका काइनेटिक्स कर रहा है। ठीक है, तो उससे आप आसानी से समझ सकते हो। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने काइनेटिक्स की सहायता, इसको मत लिखना, इसको इस कॉन्सेप्ट से आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम एसिड कैटालाइज रिएक्शन कोई मान लेते हैं, इसी को बाद में हम क्या कर लेंगे, बेस कैटालाइज रिएक्शन के लिए भी अप्लाई कर देंगे। ठीक है, माना कोई रिएक्शन मैकेनिज्म इस प्रकार है, जैसे मैं यहाँ पे क्या ले लिया हूँ, एसिड ले लिया हूँ, अगर बेस लेता तो कहानी कुछ और होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एस क्या है, कोई सबस्ट्रेट है, ये क्या है, कोई एसिड है, एसिड क्या दे देगा, यहाँ पे प्रोटॉन दे देगा, तो क्या बनेगा SH प्लस, और ये जो इसके एसिड के साथ लगा हुआ बाकी पार्ट है वो A माइनस के रूप में यहाँ पे है। इसका काम हमने बाद में देखना है। तो ये जो फर्स्ट रिएक्शन का जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, K1 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में रहता है, ये रिएक्शन बैक भी हो सकता है ना, पीछे भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसका जो रेट कांस्टेंट का जो क्या क्या बोलते हैं, कांस्टेंट जो होगा वो क्या होगा, K2 होगा। ठीक है, और यही अगर SH, ये एक तरह से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, समझ लो। ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यदि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो वो क्या करता है, प्रोडक्ट बना लेता है और H प्लस आयन को रिमूव कर देता है, जिससे कि ये A जो है फिर से क्या कर ले, मिल के क्या बना ले, HA बना ले। जैसे हमने पहले कहा ना, एंजाइम क्या करता है, रिएक्शन में अनचेंज रहता है, तो ये बाद में अपना HA बना लेगा। ठीक है, इसका रेट अगर हम लिखें टोटल रिएक्शन का, तो रेट क्या होगा, D प्रोडक्ट के टर्म पे लिखते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन टाइम DT, डेल P अपॉन डेल T, इसको हम क्या कर देते हैं, एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन के रूप में दिखा देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, K3 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए हम कांस्टेंट क्या लिए हैं, K3, और किससे बन रहा है, SH से बन रहा है, मतलब ये आपका क्या बोल सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन जिस पर डिपेंड करता है वो वाला स्टेप है। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है जी, चलिए अब स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करते हैं। तो डेल SH का मान हमको, जो कि SH का मान निकालना है, उसको हमको यहाँ पे K3 के साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो SH का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, SH का मान देख चुके, एक इंटरमीडिएट है, देखो ये इसमें इस स्टेप में बन रहा है, इस स्टेप में बिगड़ रहा है, मतलब खत्म हो रहा है, और इस स्टेप में भी क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो आप इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए क्या करोगे, आप फॉर्मेशन माइनस डिग्रेडेशन कर सकते हो या डिकम्पोजिशन कर सकते हो, है ना, जिसमें बिगड़ रहा है, मतलब नष्ट हो रहा है। तो फॉर्मेशन के लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन फर्स्ट के लिए हम रेट कांस्टेंट K1 की वैल्यू लिखते हैं। K1 की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, S पे और HA के एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, चलो मैं इसको दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ तक S पे और HA पे डिपेंड कर रहा है, कौन सा, K1। दूसरा क्या है, डिग्रेडेशन,
डिग्रेडेशन किस में हो रहा है, K2 में हो रहा है। K2 किसके किसके डिपेंड करेगा, SH प्लस और A माइनस, ठीक है। और डिग्रेडेशन कहाँ पे हो रहा है, K3 में हो रहा है। तो K3 पे कौन सा डिपेंड, किस पे डिपेंड करेगा, K3 केवल SH पे डिपेंड करेगा, A पे तो डिपेंड कर नहीं रहा है। तो केवल क्या ले लेते हैं यहाँ पे, माइनस K3SH दिख रहा है, हाँ। तो ये क्या है, SH प्लस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसी को अगर हम K2 और K3 SH को कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ पे, SH को कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो क्या बचता है यहाँ पे, K2 A माइनस बचता है और K3 बचता है, ठीक है। अब चूंकि कॉमन निकाले हैं तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, चूंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ही आ जाएगा, ठीक है। अब SH की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरा टर्म को हम इधर ले आएंगे, ठीक है। अब इसको जब हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर आ गया पॉजिटिव हो गया। अब ये वाला वैल्यू अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं K3 प्लस K2 A का एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, A का एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन इस तरह से, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। हमको क्या मिल गया, SH का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। अब इस SH के कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। यदि K3 कंडीशन है यहाँ पे, फर्स्ट कंडीशन क्या है, यदि K2 इज इक्वल टू मच ग्रेटर देन K3, तब रिएक्शन रेट किस तरह से होगा। तब रिएक्शन रेट के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, K3 इंटू SH के कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पे हम रख दिए हैं, K1 यहाँ से लिए है ना, K1 SHA अपॉन K2 A माइनस, क्योंकि यहाँ पे K3 क्या है, बहुत कम है, तो हम इसको क्या कर दिए हैं, नेगलेक्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पे इस इक्वेशन पे थोड़ा सा गौर करते हैं। तो यहाँ पे देखो A माइनस का भी कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है। A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से आ रहा है, देखो इस रिएक्शन में इस एसिड से क्या बन रहा है, A माइनस बन रहा है। तो हमको इसको निकालना पड़ेगा कि भाई A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम, एक चीज़ हम जानते हैं कि एसिड खुद भी क्या करता है, आयनाइज होता रहता है, खुद भी क्या रहता है, आयनाइज रहता है। अब देखो मान के चलो यहाँ पे 10 एसिड है, तो जरूरी नहीं कि 10 का 10 आयनाइज हो, कितना स्ट्रॉन्ग है उसकी स्ट्रॉन्ग पे डिपेंड करता है। मान के चलो हो सकता है हम यहाँ पे कर सकते हैं 2 आयोनाइज्ड है, ठीक है, 2 जो है यहाँ मॉलिक्यूल आयोनाइज्ड है, तो बचा कितना, 8, ठीक है। तो यहाँ पे एक A का मात्रा कितना है, 2 ही है, ठीक है। पूरा HA तो नहीं लिख सकते उसके जगह पे हमको क्या करना पड़ेगा, इसका एक कॉन्सेंट्रेशन लेना पड़ेगा। तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, Ka आपका एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, जो किस पर डिपेंड करेगा, HA प्रोडक्ट अपॉन, ये दोनों प्रोडक्ट है, अपॉन रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। इसको शिफ्ट करा देते हैं, H प्लस को नीचे आ जाएगा, HA कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो हमको क्या मिल जाएगा, A माइनस का एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। A माइनस एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन कैसा हो गया, KaHA अपॉन H प्लस, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, KaHA H प्लस ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ये नीचे में था, क्योंकि ये 1 अपॉन A माइनस है, तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये HA और ये वाला HA कट गया, बचा क्या, अगर हम इस पूरे जितने भी यहाँ पे कांस्टेंट है इसको K डैश मान लेते हैं, तो फिर बचा क्या, S और H प्लस बचा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे H प्लस क्या है, H प्लस यहाँ पे एसिड का डिसोसिएशन कितनी मात्रा में हुआ है उस पर डिपेंड करता है। तो इस तरह के रिएक्शन को, ऐसा कोई एसिड कैटालाइज रिएक्शन हो जो कि एसिड के आयनाइज्ड मात्रा पे डिपेंड करेगा, एसिड के आयनाइज्ड कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक एसिड कैटालिसिस रिएक्शन कहेंगे। स्पेसिफिक एसिड कैटालिसिस रिएक्शन मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पूरा H और A पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, H और A पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, जो आयोनाइज्ड मात्रा है, ठीक है, आयोनाइज्ड H प्लस है उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हमको क्या दिख रहा है, ये चूंकि रेट ही है, ठीक है। इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में बाकी तो कांस्टेंट है ही, सबस्ट्रेट के साथ साथ में हमारा H प्लस आयन जो है इन्वॉल्व है, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक एसिड कैटालिसिस रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार का जो रिएक्शन होगा एसिड कैटालिसिस रिएक्शन कहलाएगा। अब उसके लिए हमने क्या कंडीशन रखा था, यदि K2 का मान क्या हो, K3 से बराबर हो, मतलब K2 का मान K3 से बराबर हो, तो अधिकांश एसिड
जो H+ बने हैं वो क्या हो जाएंगे, बैक हो जाएंगे। उसके बावजूद यदि कोई प्रोडक्ट बनता है तो वो क्या होगा, स्पेसिफिक एसिड कैटालाइज रिएक्शन होगा, मतलब Ha+, क्योंकि बाकी जो अनडिसोसिएटेड फॉर्म है वो Ha तो बन जाएंगे, बचा जो H+ है वही क्या देगा, प्रोडक्ट देगा। तो ये क्या होता है, स्पेसिफिक एसिड कैटालाइज रिएक्शन कहलाता है, मतलब स्पेशली H+ द्वारा कैटालाइज रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या है, सेकंड कंडीशन, यदि K2 बहुत कम है किससे, K3 से, मतलब प्रोडक्ट बन रहा है। अब क्या कर रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब सीधा सीधा सबस्ट्रेट के साथ में Ha का कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करेगा। यहाँ पे इसको आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये जो K2 वाला टर्म है इसको आप नेगलेक्ट कर दोगे तो क्या बचेगा, K3 और K3 कट जाएगा, बचेगा क्या, K1S का कॉन्सेंट्रेशन और Ha का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो रेट क्या हो गया, K3 को K3 से हमने काटा, सीधा सीधा बच गया क्या, K1 और S का कॉन्सेंट्रेशन और Ha का कॉन्सेंट्रेशन। मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा एसिड पर डिपेंड कर रहा है। रेट क्या है, पूरा एसिड अनडिसोसिएटेड फॉर्म, अगर 10 एसिड हम लिए हैं तो 10 के 10 पर डिपेंड कर रहा है, ना कि जो डिसोसिएट हुआ था, 2 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुआ था, हमने देखा था 2 मॉलिक्यूल, है ना। तो इस पर केवल डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर इस पर केवल डिपेंड करता तो वो क्या होता है, स्पेसिफिक एसिड रिएक्शन कहलाता और बेस रिएक्शन कहलाता। बेस अगर होगा तो यहाँ पे हम H की जगह पे क्या रख देंगे, बेस रख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे H+ था, यहाँ पे हम अगर B- रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, बेस कैटालाइज रिएक्शन हो जाएगा। या फिर B के साथ में क्या दिखा दो, लोन पेयर दिखा दो या माइनस दिखा दो, तो जैसा करना है करना। ठीक है, यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, सबस्ट्रेट के साथ में आपको बेस दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अगर बेस कैटालिसिस स्पेसिफिक जनरल बेस कैटालिसिस अगर आपको बताना है तो ये क्या कहलाता है आपका, जनरल बेस एसिड, चूंकि हम तो एसिड के लिए पढ़ रहे थे, एसिड कैटालिसिस। अगर यहाँ बेस ले लेते हो तो क्या हो जाएगा, जनरल बेस कैटालिसिस। ठीक है, तो इस तरह से समझाओ, मैं कम लिखा हूँ, ज़्यादा समझने का प्रयास करो। ठीक है जी। सो चैनल बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या बोलते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, चूँकि लंबा था, मैं बहुत शॉर्ट में बताने का प्रयास किया, इसलिए रिपीट कर लीजिए वीडियो को एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्लो करके देख लीजिए। ठीक है जी, थैंक यू।